लास्ट टॉपिक में कोऑपरेटिव सोसाइटी का बेसिक मीनिंग, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज कवर अप करने के बाद अभी हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दैट आर वर्किंग प्रेजेंटली इन आवर कंट्री। देखिए, इंडिया में 6 तरीके के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी कि हिंदी में अगर बोले सहकारिता, ये कोई बहुत न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है। अमूल आपको पता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसमें नियर अबाउट 18,50,000 फार्मर्स इस टाइम पे मेंबर्स हैं और मोर देन 50 प्रोडक्ट्स अमूल मैन्युफैक्चर करता है। 38,000 करोड़ का उसका टर्नओवर है। उसके बाद में अगर कोई टर्नओवर में उसको कम्पीट करता है तो नेस्ले है, हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 10,800 करोड़। और ये मैं आपको 2 साल पहले का बता रहा हूँ, ये डेटा मैं 2 साल पहले का बता रहा हूँ। अगर आप करंटली जाकर के गूगल करिएगा तो अभी आप पता करेंगे कि अमूल का कोऑपरेटिव जो इकोसिस्टम है वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो नियर अबाउट इंडिया में हर जगह पहुंचने वाले हैं या हर जगह पहुंचने के लिए कैपेबल हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में। इंडिया में 6 तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम करती हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, प्रोड्यूसर या इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, फार्मिंग या एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स एंड हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। देखिए, सिंपल सी चीज़ें मैं आपको पहले समझाऊंगा। सबसे पहले हाउसिंग कोऑपरेटिव समझ लीजिए। हाउसिंग कोऑपरेटिव्स, उसका नाम ही क्या है, हाउसिंग और कोऑपरेटिव्स। तो मींस एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बीइंग फॉर्म फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन्स टू द मेंबर्स। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी सबको तो लोन नहीं देते ना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसको लोन देते हैं? अपने मेंबर्स को लोन देते हैं। तो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है कि 6-7 मेंबर या जितने भी हों, जितने भी मेंबर होते हैं, ये मिलके क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं। अब हो सकता है कि इसमें ए की इनकम 10 लाख की हो, बी की इनकम 20 लाख की हो, सी की इनकम 5 लाख हो, डी की इनकम 25 लाख हो, ई का इनकम 1.5 लाख हो, जी का इनकम 50 लाख हो और एच का इनकम जो है वो 1 करोड़ हो। अब आप देख रहे हो सबके लेवल ऑफ इनकम अलग अलग हैं, बट व्हेन दे आर टेंड टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पर ये सब क्या करते होंगे, यहाँ पर ये सारे के सारे अपना पैसा सेव करते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिपॉजिट करते हैं। एक चीज़ आपको ये भी पता है, यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी और इसके मेंबर्स दोनों अलग एंटिटी हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है। या तो वो स्टेट के रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग होगा या इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट जो आपका 1912, या फिर वो 4 स्टेट कौन से थे, मैंने बताया था, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, उनके अपने ही स्पेसिफाइड रजिस्ट्रेशन एक्ट्स हैं। तो रजिस्ट्रेशन के बाद ये तो अलग अलग हो गए। यहाँ पर क्या करते हैं, हर होमोजीन, अब देखिए सभी क्या हैं। अच्छा, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म भी होगी तो क्यों होगी फॉर्म? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर होम्स। मतलब सर, अब बेचारा जो ई है इसके पास अपना खुद का हाउस नहीं है, इसको खुद का हाउस नहीं है। अब ये मेंबर तो है यहाँ पे, अब ये हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है। अच्छा सर, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है तो इस सोसाइटी का जो फंड होगा, फंड से क्या किया जाएगा, जो मिस्टर ई है इसको लोन दे दिया जाएगा एट लोअर रेट। देखिए, कोऑपरेटिव का मतलब ही है किसी को कोऑपरेट करना, किसी को हेल्प करना या असिस्ट करना। तो अब मान लो अगर वो आईडीबीआई से लोन लेने जाता है या एचडीएफसी से लोन लेने जाता है तो वहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है वो ज़्यादा होगा। बट इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का एकमात्र होल ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करना, होम एक्वायर करने के लिए। तो ये इसको क्या करेगा, लोअर रेट पर दे देगा, से 50 लाख। और ये इंसान क्या करेगा, ये इनको विद इंटरेस्ट रीपे करेगा, विद इंटरेस्ट रीपे करेगा। ठीक है,
अब बात करते हैं कि फंडिंग कैसे होती है और मैकेनिज्म कैसे काम करता है। चलिए, काम तो यही करना है। अच्छा, फंडिंग कैसे होती है? जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपना पहले मेमोरेंडम तैयार कर लेते हैं कि ठीक है, हमारा इस तरीके से इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, या फिर क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे। तो वो अपनी इनकम का एक पार्ट जो होगा वो इस फंड में सबमिट करते रहेंगे, सबमिट करेंगे। अच्छा, इस पैसे को पर्सनली यूज नहीं किया जा सकता, ये पैसा लोन्स के लिए ही यूज होगा, या फिर उस पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो सर एक बात बताइए, इनको 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 इनकम क्या होती है? जब लोन देते हैं तो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो होता ही है। सपोज अगर IDBI या फिर HDFC से इनको लोन मिल रहा था 7.5% में, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सपोज 5.5%। तो ये जो एक्स्ट्रा इनकम होती है ये सारे मेंबर्स क्या करते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये सारे मेंबर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और फिर उसी इनकम को क्या करते हैं, आगे कैपिटलाइज कर लेते हैं, आगे कैपिटलाइज कर लेते हैं। तो सिंपल सा एक टॉपिक था आपका हाउसिंग कोऑपरेटिव्स, वेयर ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बीइंग फाउंड बाय द मेंबर्स टू प्रोवाइड द होम लोन असिस्टेंस टू इट्स मेंबर विद रिलेटिव लोअर रेट्स। क्या सर, लोअर रेट्स पे आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। किस लिए? आप अपना घर बना लो और फिर एक वक्त दे देंगे कि आप इस वक्त में ये पैसा हमको वापस कर देना। तो ये है हाउसिंग कोऑपरेटिव्स, जहाँ पर एक स्कीम होता है कि ठीक है, आप मंथली बेसिस पे काम करेंगे या फिर आप क्वार्टरली बेसिस पे पैसा जमा करेंगे। उस फंड को सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा और एक बार फंड को यूज़ करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा इनकम होगी उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ही कैपिटलाइज कर लिया जाएगा। तो ये है आपका हाउसिंग कोऑपरेटिव। इसके बाद अगर बात करें दूसरा, तो चलिए अब समझाता हूं आपको दूसरा टॉपिक, इससे काफ़ी हद तक रिलेटिव है, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, इसको ज़रा अच्छे से समझिएगा। अच्छा, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बात एक ही है। समझिए, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आजकल क्या है कि हमारी इनकम है और हमारे खर्चे हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो ऑल द वे परमानेंट है, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन, घर के रोज़मर्रा के खर्चे, कोई स्टैट्यूटरी पेमेंट, लाइक अगर आप जाकर के गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है, तो आपको इनका ITR फाइल करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको क्रेडिट असिस्टेंस चाहिए होता है कि हमारे पास पैसा नहीं है और हमारी कोई ऐसी ज़रूरत है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइडर्स को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। और क्या होता है, जैसे मनी लेंडर्स है, सराफेज हैं, अब ये कैसे पैसा देते हैं? मनी लेंडर आपको पैसा क्यों देगा? क्योंकि वो आपसे एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा। सपोज आपको 5 लाख रुपए चाहिए और आप किसी इंसान के पास गए, मिस्टर ए के पास, और वो कहते हैं ठीक है, आई विल गिव यू 5 लाख एट द रेट ऑफ 10%। अब आप 10% ब्याज दे रहे हो उसको, यानी कि 5 लाख पे 50,000 रुपये ब्याज दे रहे हो। सपोज अगर आपने 10 महीने उसका पैसा यूज किया तो आपने ब्याज कितना दे दिया उसको? हालांकि इतना नहीं होता, 10% आई एम सेइंग वेरी मच। अगर आपको 5 लाख उसने दे दिया 5% पे भी, तो आपका कितना हो गया मंथली? 25,000। सपोज अगर आपने उसको 6 महीने यूज़ किया पैसा, तो आपने उसको 1,50,000 तो इंटरेस्ट दे दिया, प्लस 5 लाख उसका प्रिंसिपल अमाउंट, यानी नाउ यू हैव टू पे हिम 6,50,000। और बाय द वे अगर आपने डिले कर दिया इंटरेस्ट, तो फिर वो क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग जाता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग जाता है। सपोज 5 लाख पे 5% था और फर्स्ट मंथ में आप क्या किए, इंटरेस्ट उसको नहीं दे पाए, तो अब वो पैसा कितना लेगा आपसे? 5 लाख प्लस 25,000 का 5%, 5 लाख पे प्लस 25,000 का 5%, यानी कि 27,500। इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट मेथड। तो वो चीज़ है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्यों फॉर्म होती हैं, समझिए। कभी कभी ऐसा होता है एक सोसाइटी है, वहाँ पर पैसा, एक तो इर्रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, जैसे कि क्रेडिट, अभी हाउसिंग कोऑपरेटिव में मैंने आपको क्या बताया था, किसी की इनकम 20 लाख है, किसी की इनकम 5 लाख है, किसी की 1.5 लाख है, किसी की 50 लाख है, किसी की 1 करोड़ है।
अच्छा, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्या है, सबका एक शेयर होता है, सबका एक शेयर होता है और उसी के शेयर के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, आप फंड में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं और जब भी आपको ज़रूरत होती है तो आप उसी फंड से पैसा ले लेते हैं, क्योंकि क्रेडिट कोऑपरेटिव्स का काम ही क्या है, क्रेडिट हाउसिंग कोऑपरेटिव्स में तो हाउसिंग लोन है, क्रेडिट कोऑपरेटिव में क्या है कि जो भी मेंबर्स सोसाइटी फॉर्म करते हैं, जो भी मेंबर्स सोसाइटी फॉर्म करते हैं, सपोज 10 मेंबर्स, आपको पता है मिनिमम रिक्वायरमेंट मेंबर्स का कितना है 10 और मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ क्रेडिट कोऑपरेटिव्स में लिमिट है 100 मेंबर्स का, क्रेडिट कोऑपरेटिव में लिमिट है 100 मेंबर्स का, इसमें आप 100 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं रख सकते। ओके, तो ध्यान से सुनिए कि ये मेंबर्स हैं, ये क्या करेंगे, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करेंगे और अपने मेंबर्स, सपोज इसके अगर 70 मेंबर्स हैं तो उन 70 मेंबर्स को ये लोग क्या करेंगे, लोन्स प्रोवाइड करेंगे, कैश पेमेंट देंगे, क्यों, यही तो क्रेडिट है, पैसा उधार देना है, कौन देगा, ये सोसाइटी जो बनी होगी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनेगी, ये क्या करेगी, इन सारे लोगों को कैश पेमेंट में पैसा देगी या फिर हो सकता है बैंक लोन प्रोवाइड कर दे कि ठीक है आप पैसा यूज कर लो, ये लोग क्या करेंगे, इसको इंटरेस्ट के साथ रीपे करेंगे पैसा। अब कुछ चीज़ें ध्यान से समझो, पैसा आता कहाँ से, यूज कैसे होता है और इनकी इनकम क्या है। हर कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम तो होती है, अमूल तो 20% अपने पास रखता है, कहता है कि 50% में हमारा पैकेजिंग, लेबलिंग, ग्रेडिंग और एक्विजिशन सब हो जाता है, 5% हमारा ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग का कॉस्ट है, 20% हम रख लेते हैं, 80% सीधा फार्मर्स को दे देते हैं। सर 20% में उनका कॉस्ट कैसे कवर हो जाता है, वो इकोसिस्टम ही इतना वास्ट है कि उसका 20% जो वैल्यू निकल के आता है वो सफिशिएंट होता है, जिससे कि उनको रिलायबिलिटी मिल जाता है कि हमारी सारी कॉस्ट कवर होगी। क्रेडिट कोऑपरेटिव में जो मेंबर्स होते हैं, जब वो अपना सब्सक्रिप्शन बनाते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन ऑफिसर जब उनके साथ मीटिंग करता है, तो वो अगर सपोज 70 मेंबर्स काम 70 मेंबर्स मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर रहे हैं, तो 70 मेंबर्स क्या करेंगे, 70 मेंबर्स मीटिंग होती है फॉर्मेशन ऑफिसर के साथ, उनकी वो पर्सनल डिटेल्स पूछता है, उनका ऑक्यूपेशन पूछता है, उनसे पता करता है कि ठीक है अब आप लोग मेरे को ये बताइए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर रहे हो आप, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें आप फंडिंग किस तरीके से करोगे। अब फंडिंग उनकी MIS के थ्रू हो सकती है, मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम, डेली डिपॉजिट्स हो सकते हैं, FDs हो सकते हैं, RDs हो सकते हैं, वीकली सेविंग्स हो सकती हैं या फिर डेली सेविंग्स हो सकती हैं। ये जो फंड रेडी होगा, ये जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास फंड रेडी होगा, वो इन सब का ही कॉम्बिनेशन होगा। अब कोई बेचारा छोटा सा मेंबर है, कोई छोटा सा मेंबर है जो डेली पे अर्निंग कर रहा है, तो वो क्या करेगा, डेली बेस की अपनी क्या करेगा, डेली की सेविंग्स, सपोज उसने 150 का बोल दिया कि ठीक है सर आई एम गोइंग टू पे 150 टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी फंड ऑन डेली बेसिस, तो क्या करेगा, डेली आपको 150 देगा। किसी की लेवल ऑफ इनकम ज़्यादा अच्छी है तो वो कहेगा ठीक है मंथली बेसिस पे जैसे हमारी सैलरी आएगी तो हम मंथ एंड पे कर देंगे, उसी को मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम कहते हैं। किसी की फिक्स डिपॉजिट हो सकती हैं, ठीक है, किसी की डिमांड डिपॉजिट्स हो सकती हैं कि ठीक है हम पैसा जमा कर रहे हैं जब तक कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहे यूज़ करे, बट हमको जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम पैसा ले लेंगे। अच्छा सर ठीक है, ये तो फंडिंग हो गई। फंडिंग यूज़ कहाँ होगी, मेंबर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है इनका एक्सप्लॉयटेशन रोकना, किसके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से, मनी लेंडर्स से। क्यों, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर सराफे के पास तो हम जाते हैं तो हमको गिरवी रखना पड़ता है, मॉर्गेज करनी पड़ती है, क्या प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, हम क्या करते हैं या तो अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स लीन कर देते हैं या फिर अपनी ज्वेलरी क्या की मॉर्गेज कर दी कि ठीक है आप हमारा सोना रख लो, हमारे गोल्ड के बिस्किट रख लो और हमको कुछ पैसा दे दो। तो वहाँ पर हमारा एक्सप्लॉयटेशन है, तो हमारी चीज़ वहाँ पे रखी है, उसकी डिवैल्यूएशन हो रही है। और आपको भी पता है 10 लाख की चीज़ कोई सराफा वाला 10 लाख रुपए में तो रखेगा नहीं, वो कहेगा ठीक है 10 लाख का सोना लाए हो, 9 लाख रुपए मुझसे ले जाओ। पहले तो उसने 1 लाख का मार्जिन रिक्वायरमेंट आपसे ले लिया, उसके बाद भी वो आप पे कुछ 3%, 3.5%, 4%, वॉट एवर द केस इन द मार्केट, जो भी आपका प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा मार्केट में, वो पैसा आपसे लेता रहेगा। इन केस आप पैसा उसको नहीं दे पा रहे हो तो पैसे पे पैसा बनाएगा,
वो पैसे में जो पैसा आपको दिया होगा उसमें इंटरेस्ट जोड़ के आपसे इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका एक्सप्लॉयटेशन होने लगता है, आपका लेवल ऑफ इनकम नहीं बढ़ रहा है लेकिन आपके ऊपर जो लायबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो इन सबको रोकने के लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का फॉर्मेशन है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का फॉर्मेशन बेटा क्यों है? सिर्फ इसलिए है कि ये जो मेंबर्स मिलके बने हैं, अब सबकी तो अलग अलग लेवल ऑफ इनकम है लेकिन शेयर सबका आ रहा है, फंड में शेयर सबका आ रहा है। तो वही फंड जो यूज होता है वो मेंबर्स के लिए यूज होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ना, वो जो भी असिस्टेंस देगा, जो भी हेल्प करेगा वो अपने मेंबर्स को ही करता है। जैसे कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट में भी आया है निधि कंपनीज, तो निधि कंपनीज का भी ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही था कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इट्स मेंबर्स। एनबीएफसी में सब लोगों के साथ हो सकता है कि वो पब्लिक को भी दे सकती है, मेंबर्स को भी दे सकती है, लेकिन निधि कंपनीज की बात करो तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह ही काम करती हैं कि अपने मेंबर से फंडिंग करवाते हैं और उन्हीं मेंबर्स की हेल्प करते हैं। ठीक है सर, दूसरा चीज़ भी आपने बता दिया, फंडिंग क्यों है, ऑब्जेक्टिव क्या है। सर अब इनका इनकम कैसे होता है? एनसीईआरटी में तो एक स्टेंजा दिया होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। चाहे फिर आप एनसीईआरटी पढ़िएगा या फिर आप कोई रिफ्रेशर यूज़ कर रहे हो, सपोज पूनम गांधी यूज़ कर रहे हो, आर.के. सिंगला यूज़ कर रहे हो अभी बिजनेस स्टडीज़ के लिए। सर इनकी इनकम कैसे होती है? ये जो भी फंडिंग करते हैं, अपने मेंबर्स को पैसा देते हैं, उनसे कुछ पैसा इंटरेस्ट के रूप में लेते हैं। इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट दे रिसीव सम एक्स्ट्रा इनकम। भाई आईडीबीआई से अगर आप पैसा लेने जा रहे हो, एचडीएफसी से पैसा लेने जा रहे हो, तो भी तो आप इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो, वहाँ पर 7.5 कर रहे हो। तो सपोज यहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है वो होता है 3%, 3.5%। तो ये जो एक्स्ट्रा इनकम होती है, जो भी होती है, वो सारे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बीइंग डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम क्या होता है? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम है सबसे बेस्ट कि आप अपने मेंबर्स को क्या करते हैं, पैसे की हेल्प करते हैं, और जो भी पैसे की हेल्प कर रहे हैं आप उस पर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो बहुत ही लोअर होता है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉमर्शियल बैंक्स, या फिर आप मनी लेंडर्स से, सराफा बाजार से आप अगर कोई पैसा उधार लेते हो। जो भी एक्स्ट्रा इनकम होती है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दी जाती है। यहाँ पर सीजेशन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे वो 100 होंगे। और किसी भी तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर आपको फॉर्म करनी है, किसी भी तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करनी है, तो वहाँ पे मैक्सिमम नंबर के लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर चाहे रखो। मैंने तो बोला है अमूल में तो 18.5 लाख किसान ऐड हैं, 18,000 गाँवों में है अमूल। तो समझिए कि ये मैकेनिज्म है पूरा क्रेडिट कोऑपरेटिव्स को रन करने का। देखिए रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या होता है, वो तो अलग की बात है, वो आपके सिलेबस का पार्ट एंड पार्सल नहीं है, वो प्रोफेशनल वर्क है जो CS, CS, CWA वगैरह करते हैं किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए। अब ये भी चीज़ है कि सर ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या रियलिटी में हेल्पफुल हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के? हाँ बिल्कुल, डेवलपमेंट में क्या है। अब हमारी इकोनॉमी किस तरीके से डिवाइड है, सेग्रीगेटेड है ना, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, अनस्टैट्यूटरी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। फिर उसके बाद भी अंडरटेकिंग्स को भी डिवाइड कर दिया जाता है जिसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं। ठीक है, फिर कुछ MNCs हैं हमारे यहाँ पे। कभी कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज़ देखोगे तो हमारा जो सबसे लोअर स्टेटस सोसाइटी का है वो छूट जाता है इन सबके डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन से। तो उनको ट्रेस करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है जहाँ पर छोटे छोटे लोग मिलकर के एक अपना इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करते हैं और उस इंस्टीट्यूट की फंडिंग को अपने लिए ही यूज़ करते हैं। अब चाहे वो हाउसिंग कोऑपरेटिव्स हो सकते हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हो सकते हैं। चलिए, तो मैंने आपको 2 चीज़ें पढ़ा दी, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स और क्रेडिट कोऑपरेटिव्स किस तरीके से काम करते हैं, फंडिंग किस तरीके से होती है। और तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, सबसे पहले पढ़ाया आपको हाउसिंग, फिर पढ़ाया मैंने क्रेडिट। थर्ड वन समझिए, फार्मर्स या एग्रीकल्चरल, फार्मर्स कोऑपरेटिव्स। इंडिया में बोला जाता है कि हमारा जो देश है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है। आपको पता भी होगा 1949 में 71.8% से 72.7% जो थे वो लोग कहाँ में
फार्मिंग में ही थे, बट जो टोटल कंट्रीब्यूशन था वो जीडीपी को मिलता था 51 से 52%। मतलब ऐसे समझिए कि 72 या 73 रुपए आप किसी चीज के लिए खर्च कर रहे हो, बट व्हाट एक्चुअली यू आर गेटिंग इज 51 to 52%। और मैं एक चीज और भी बता दूं, इट इज अ बिटर ट्रूथ, इफ वी कंसीडर इंडिया एज ए एग्रीकल्चरल वेस्ट कंट्री वी कांट बी अ डेवलप्ड कंट्री इन फ्यूचर। अगर आप ये मान करके चलते हो कि इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये सर बिल्कुल मिथ है। ये पेपर पे ही अच्छा लगता है कि हाँ हमारा देश कृषि प्रधान देश है, प्रिंसिपल एक्टिविटी जो है वो एग्रीकल्चरल से रिलेटेड है, तो सर हम कभी डेवलप नहीं हो सकते। वो चीज़ इकोनॉमिक्स का पार्ट एंड पार्सल है, वहाँ पर पढ़ाऊंगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्लास 12th में आइएगा। बात करते हैं फार्मिंग कोऑपरेटिव्स का। आपको पता है इंडिया में एग्रीकल्चरल का जो क्वांटम है वो बहुत बड़ा है, बट फैसिलिटीज़ की बात करो तो वो बिल्कुल ही इनसफिशियंट हैं, इम्बैलेंस है। एक्चुअल में जो चाहिए है और जो मिल पा रहा है, एस्टिमेटेड और एक्चुअल दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फार्मिंग कोऑपरेटिव्स का काम क्या है? देखिए इंडिया में तो कोऑपरेटिव की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का आपने नाम सुना होगा, इफ्को, क्रिबको। इफ्को का तो कैपिटल बहुत ज़्यादा है, 250 करोड़ से भी मोर है। इफ्को इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स, ठीक है। काम क्या होता है? ये सोसाइटी फॉर्म होती है छोटे छोटे फार्मर्स को, मिस्टर ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, एल, एम, एन, ये सब मिलके क्या किए? सोसाइटी फॉर्म की है। अब आपको पता सर कम से कम 10 मेंबर्स होंगे, तो मैंने कहा चलिए सर 50 मेंबर्स ने मिलके सोसाइटी फॉर्म की, 50 मेंबर्स ने मिलकर के सोसाइटी फॉर्म की। सर क्यों कर रहे हैं? सपोज मिस्टर ए है, इसके पास 0.5 एकड़ लैंड है, मिस्टर बी है, इसके पास 5 एकड़ लैंड है, मिस्टर सी है, इसके पास लैंड है ही नहीं, मिस्टर डी है। ऐसी क्या है कि जो लैंड का एक्विजिशन है या लैंड का ओनरशिप है वो कैसा है? फ्रेगमेंटेड है। मतलब छोटी छोटी ज़मीनें हैं सबके पास, छोटी छोटी ज़मीनें हैं सबके पास। अब इन्होंने सबने क्या किया? मिल करके एक सोसाइटी फॉर्म कर ली, एक सोसाइटी फॉर्म कर ली। ए, बी, सी, डी ने मिलके क्या किया? मैं कह रहा हूं कि ये मैंने 4 मेंबर लिए, बहुत बड़े। अगर इफ्को की बात करोगे तो बहुत ज़्यादा फार्मर्स होंगे जिसकी कैपिटल ही 250 करोड़ 250 करोड़ से ऊपर है, तो अब मान के चलो वहाँ 10 या 5 मेंबर की तो बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है सर। तो ये लोग क्या करेंगे? सोसाइटी फॉर्म करेंगे। अच्छा सोसाइटी करेगी क्या? सबसे पहले तो करेगी कंसोलिडेशन, सबसे पहले करेगी कंसोलिडेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। यही हमारी गवर्नमेंट ने भी किया था जब हम लोग अंग्रेजों के हाथों से मुक्त हुए थे। आपके पास प्लान बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी फार्मिंग करते हो, ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो, आपको खूब सारा नॉलेज है कि कौन से टाइम पर कौन सी फसल होती है। आपको वैसे भी पता है इंडिया में 4 तरीके की क्रॉप्स होती हैं, रबी, खवी, खरीफ और ज़ैद। 4 हमारे यहाँ मौसम भी हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात और सावन। सॉरी, सर्दी, गर्मी, बरसात और मॉनसून, ठीक है। 50 मेंबर्स ने मिलकर सोसाइटी फॉर्म की। अब उन 50 मेंबर्स क्या हुए? वो मिलकर उन्होंने एक एंटिटी अपनी रजिस्टर कर ली। मेंबर ने क्या किया? कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर कर ली। अब इनकी जो ज़मीन थी, इनकी जो ज़मीन थी वो बहुत बड़ी हो गई। अब सारी ज़मीन मिल चुकी है। सपोज वी आर हैविंग 100 एकर्स ऑफ लैंड। अब यहाँ पर क्या होगा? फार्मिंग एक्टिविटीज़ वो क्या कर सकते हैं? कैरी आउट कर सकते हैं। फंडिंग सर वही अपनी अपनी सेविंग से क्या करेंगे? फंड्स बनाएंगे। और यहाँ पर इनको स्टेट पैट्रोनेज भी मिलता है। मैंने बोला था गवर्नमेंट भी आपको हेल्प करती है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो बूस्टअप हो जाए, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बूस्टअप हो जाए। फार्मर्स अपना फंड बना करके अब वो फंड क्या करेंगे? वो फंड अपने मेंबर्स को देंगे। क्यों? फॉर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिसको हम हाइब्रिड सीड्स बोलते हैं, टेक्निक्स के लिए प्रोवाइडिंग। अच्छा सोसाइटी क्या सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस ही फार्मर्स को देती है? नहीं सर, फार्मर्स को सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलता, सॉरी,
फार्मर्स को नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलता है, जैसे कि उनको अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं, उनको साइंटिफिकली ट्रेंड किया जाता है कि ठीक है आप एक काम करिए, आप मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग को इम्प्लीमेंट कीजिए जिससे आपकी क्या हो सके, जो ग्रोथ है वो एक्सेलरेट कर सके, ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेट कर सके। मतलब सर आप ये तो नहीं कहना चाहते हो कि जो फार्मर्स को बेचारों को जाकर के केसीसी बनाना पड़ता था, किसान क्रेडिट कार्ड, उसके बाद फिर उनके ऊपर क्या होता था, पेमेंट आता था, लेकिन सर आपको तो पता है जब गवर्नमेंट आती है तो फार्मर्स का जो कर्जा माफ कर दिया जाता है। बेटा अगर कर्जा माफ कर देंगे ना तो आने वाले वक्त में जो महंगाई होगी, जिसके लिए आप रो रहे हो कि पेट्रोल प्राइसेस आर गोइंग हायर, मस्टर्ड ऑयल इज 160 रुपीज पर लीटर, शुगर इज लाइक रॉकेट स्पीड इंक्रीजिंग, बेटा वो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हमें, क्योंकि हमको भी आदत पड़ चुकी है चलो गवर्नमेंट ऐसा करे, माफ करे। कहाँ से माफ करेगी? आपको पता है इंडिया में 60% तो सब्सिडी होल्डर्स हैं, 60% सब्सिडी होल्डर्स हैं, 40% इनकम टैक्स पेयर्स हैं, जिसमें आपको बता दूं 40% में से आई थिंक 7 to 8% जो हैं उनकी इनकम ही इतनी नहीं होती है कि वो इनकम टैक्स पे करें, तो उनका जो होता है वो कैसी, वो तो एग्जेम्प्टेड में ही चले जाते हैं, एग्जेम्प्टेड में चले गए। तो मतलब बात करें सर तो प्योरली 30 से 32% लोग तो टैक्स पे करते हैं। सर आप क्या कहना चाहते हो, टैक्स के अलावा गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं? हाँ, रेलवे का रेवेन्यू आता है, नवरत्न कंपनीज हैं, माइंस हैं गवर्नमेंट के, फीस पेनल्टीज प्रोविजंस हैं, रजिस्ट्रेशन फीस मिलती हैं। आपने इकोनॉमिक्स में जब आएंगे तो आपको पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट, वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, तो वहाँ पे टैक्स रिसीट्स होती हैं, नॉन टैक्स रिसीट्स होती हैं। गवर्नमेंट को कभी कभी सब्सिडी मिलती है, किससे? आरबीआई से, वर्ल्ड बैंक से, तो वो पैसा जो हमारे ऊपर यूज़ करती है। बट सर दिक्कत कहाँ पे है कि जब आपका कर्जा माफ होता है तो वो कर्जा सीधा कहाँ गया, वो गवर्नमेंट अपने पैसे में से माफ करेगी। अब गवर्नमेंट के पास से तो सपोज गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया, 1 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया किसानों का, अब वो गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ रुपए जो डेफिसिट हो गया वो मांगेगी कहाँ से? वो हमसे ही लेगी। अब कैसे लेगी? जिस चीज़ पे टैक्स अभी तक वो 10% लगा रही थी, अब उस पर 12 से 13% लगाएगी। किसी चीज़ पे पेनल्टी अब 2000 रुपये की थी, अब वो 4000 रुपये की हो जाएगी। गवर्नमेंट के पास क्या करेगी? सर आरबीआई से कहे पैसा छापे। एक बात बताऊं, पैसा तो आरबीआई उतना ही छाप सकती है ना जितना इकोनॉमी में डिमांड है। इकोनॉमी में डिमांड से ज़्यादा करेंसी छाप देगी तो करेंसी डिवैल्यूएट हो जाएगा, करेंसी डिवैल्यूएट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, एंड इन केस सप्लाई एक्सीड्स द डिमांड, रिसेशन कम्स इनटू द इकोनॉमी। तो सर चीज़ें कितनी इंटरकनेक्टेड हैं। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस भी देते हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं और उनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी देते हैं। आपको पता है कुछ क्रॉप्स में बहुत पानी चाहिए होता है, पैडी, शुगर केन, पोटैटो, इनमें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस फंड से क्या करते हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इन्हेंस हो जाती है, प्रोडक्टिविटी इन्हेंस हो जाती है, और फिर वो क्या कहते हैं, उस पैसे को सोसाइटी को वापस करते हैं। पहले तो सबने मिलकर के फंड बनाया, फंड से फिर उन्होंने अपनी ज़मीनें इकट्ठी कर ली, सबने अपने अपने हिस्से की ज़मीनें ले ली। सोसाइटी का जो भी फॉर्मेशन ऑफिसर ने जो बनाया होगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और सेक्रेटरी होगा, वो क्या करेगा, उनको अलॉट कर देगा। मैनेजिंग कमेटी पूरी की चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें सुपरवाइज करती है। यही फॉर्मेशन भी होता है सोसाइटी का, बेसिकली 4 मेंबर होते हैं, फिर वो कमेटी फॉर्म कर देते हैं। एक होता है प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड सुपरसीडिंग ऑफिसर, उसके बाद आपका होता है सेक्रेटरी और ट्रेजरर। जो भी पैसे का लेन देन होता है वो ट्रेजरर देखता है, जितना भी ऑफिशियल वर्क होता है वो सेक्रेटरी संभालता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मैनेजिंग कमेटी के साथ मिलकर के क्या करते हैं, पूरी की पूरी सोसाइटी को, ये किसी भी सोसाइटी की बात करो, हाउसिंग, क्रेडिट, फार्मर्स, मार्केटिंग, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सब में यही मैकेनिज्म है। तो क्या करेंगे, छोटे छोटे फार्मर्स ने मिलकर सोसाइटी बनाई, अपनी सेविंग से एक फंड, एक कर्पस तैयार किया, और वही फंड से उन्होंने क्या किया, जो भी उनके फ्रेगमेंटेड लैंड्स थे, स्मॉल स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थे, उनको कंसोलिडेट किया, फिर वो डिवाइड कर लिया अपनी एफिकेसी के बेसिस पे कि मिस्टर बी आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप मेजॉरिटी ऑफ द लैंड यूज़ करिए, हाइब्रिड सीड्स लेकर के आइए, मॉडर्न टेक्निक से काम करिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ आपको हम दे रहे हैं, आपको सारी की सारी असिस्टेंस जो है वो हम दे रहे हैं, आप अच्छे से करिए। एनहेंस प्रोडक्टिविटी होता है, फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन स्टॉप हो जाता है। जो पैसा वो केसीसी से ले रहे थे, किसान क्रेडिट कार्ड से ले रहे थे,
ठीक है, जो पैसा वो मनी लेंडर से लेने जाते थे, बिजनेसमैन से लेते थे, फिर वो पैसा क्या करते थे, अभी आपने देखा था फार्मर्स का वो एक्ट आया था, 3 एक्ट थे फार्मर्स के, किसानों के 3 एक्ट थे, जिसमें वो प्राइवेट मंडियों का फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पर सीधे सीधे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आके आपसे चीज़ें क्या करेंगे, हैंड खरीदेंगे और आपको पैसा पे करेंगे। लाइक जियो, जैसे जियो ने पहले फ्री में चलाया, अभी जियो की आदत होगी, तो फार्मर्स के मन में एक डर बैठा हुआ है कि वहाँ पर कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी तो है नहीं। अभी क्या है, अभी फार्मर्स के लिए आप एमएसपी रखते हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। वहाँ पर क्या होगा कि सपोज आप गेहूं का प्रोडक्शन कर रहे हो और वहाँ पे सीधा आशीर्वाद चक्की वाले आ गए, आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी, वो आपसे सीधा सीधा आकर के एक्वायर करेंगे। बट इन केस उन्होंने निगलेक्ट कर दिया या वो रिवोक कर गए, तो आप क्या करोगे, आप तो बिल्कुल पैदल हो गए ना। तो इसीलिए वो आंदोलन चल रहे थे कि ऐसा है, आप जो कुछ भी करें, एक काम करें कि हमारा कोई ऐसा बनाओ सबऑर्डिनेट सुपीरियर का कॉम्बिनेशन कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो शॉर्ट में अगर समझाऊं फार्मर कोऑपरेटिव्स, तो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी बीइंग फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु रेज द फंड्स बाय देयर सेविंग्स एंड यूज या यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर फंड्स फॉर द फार्मिंग एक्टिविटीज। क्यों, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करना, हाइब्रिड सीड्स प्रोवाइड करना, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ डूइंग द एग्रीकल्चर, या फिर आपको बोला जाए कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ भी होती हैं, हेल्प करती हैं। अगर आप फार्मिंग सोसाइटीज़ का बात करो एग्जाम्पल्स में, तो उसका इफ़को है, क्रिबको है। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा इनकम सर अब इनको मिलेगा क्या, तो जब इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इनसे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा इनकम फंड में आती है, वो इनकम क्या होती है, बांट दी जाती है। किसके थ्रू, वो इनका जो भी शेयर रहा होगा, जितने मेंबर्स ने मिलके बनाई होगी फार्मिंग सोसाइटी, यहाँ पर तो कोई मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है नहीं, तो कितने भी मेंबर, सपोज 5000 फार्मर्स ने मिलके बनाई थी, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ट्रेजर लेखा जोखा चेक करेगा कि इतना प्रॉफिट हुआ इस साल, तो इसको इस तरीके से डिवाइड कर दो। वो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको कैपिटलाइज कर लेंगे और वो चीज़ आपके फर्दर ऑपरेशंस के लिए यूज में आएगी। तो ये है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑब्जेक्टिव है सर इसका, फार्मर्स को अच्छी क्वालिटी के सीड्स दिलाना, फर्टिलाइजर्स दिलाना, मॉस्किटो रेपेलेंट्स प्रोवाइड करना, टेक्निक्स प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। इन्वेस्टमेंट सबकी अपनी अपनी सेविंग्स के फॉर्म में होती है और वो क्या करते हैं, उसी चीज को स्टेबलाइज करते रहते हैं आगे तक। तो हाउसिंग, क्रेडिट, फार्मर्स, फोर्थ वन इज मार्केटिंग। बात 1946-1947 की है, जब हमारे पास शॉर्ट लैंड्स थे, या बोला जाए फ्रेगमेंटेड लैंड्स थे। आपको पता है 1962 में हमारे पास फूड ग्रेन्स तक इतने नहीं थे कि हम अपनी पॉपुलेशन को सफिशिएंट खाना दे पाते। हमारी पॉपुलेशन को खाना भी नहीं मिल पाता था। यूएसए से हम व्हीट प्रोड्यूस करते थे। 1965 में वॉर हुआ था, यूएसए का प्रेशर था कि इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप वॉर विद द पाकिस्तान, वी विल स्टॉप द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन टू योर कंट्री। इन दैट केस इंडिया वॉज अनेबल टू फीड देयर पॉपुलेशन। हम अपने लोगों को खाना भी नहीं खिला पाते थे। सर मार्केटिंग से इसका क्या लेना देना, मैं बताता हूं। अमूल उसी टाइम पे एक फॉर्म हुआ था, वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वी कुरियन, द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। हमारे पास दूध भी नहीं होता था, सफिशिएंट दूध नहीं था हमारे यहाँ। फिर लोगों ने क्या किया, कैटल्स पालने शुरू किए। अब मैं आ गया वापस 1946 पे। ज़मीनों से काम नहीं निकलता था, इतनी क्या होती थी, फार्मिंग से इतनी सफिशिएंट इनकम ही नहीं हो पाती थी कि हम क्या करें, अपने फैमिली को फीड करा पाएँ। तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होता था, हमने कैटल्स लिए। अब हमने गाय ली, भैंसें ली, उसका दूध निकालते थे, मार्केट में जाते थे, कोई लेता था, नहीं लेता था, लेता था या नहीं लेता था, बिकॉज फिर ट्रांसपोर्टेशन अलग से। उस टाइम तो बाइक्स थे नहीं, उस टाइम तो मिल्कमैन किससे जाते थे, साइकिल से ही जाते होंगे ऑब्वियसली। तो सर क्या प्रॉब्लम थी कि मार्केटिंग तो थी ही नहीं। अब चाहिए था कोई एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा स्टेबलाइजर जो क्या करता,
आपके मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को या आपके प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट को अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचा देता। ठीक है सर, तो क्या हुआ? अब आ जाओ, अब समझ में आएगा मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स क्या है। ये एक ऐसी सोसाइटी है जो कि गैप को एब्रिज करती है, फुलफिल्स द गैप या श्रिंक्स द गैप बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर। मीडिएटर जो हैं, बिचौलिए जिनको कहते हैं, उनका रोल ही खत्म कर देती है मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स। सपोज ये एक आपकी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है XYZ MKTG सोसाइटी, इसमें 100 मेंबर्स हैं, सबके सब वर्किंग करते हैं, 100 मेंबर्स हैं, सबके सब काम करते हैं। अब एक केस तो क्या है, अगर बात करें अगर ये नहीं है, सपोज अगर ये नहीं है, तो वो 100 किसके पास जाएंगे? मीडिएटर्स के पास। ये क्या करेंगे? ये अपना कमीशन सेट करेंगे। ये क्या करेंगे? कस्टमर को बेचेंगे, कस्टमर से भी कमीशन लेंगे। मतलब डुअल एस्पेक्ट, मतलब इधर से भी खाया उधर से भी खाया, फिर वो इनको वापस करते हैं। तो एक्सप्लॉइट कौन हो रहा है? ये लोग हो रहे हैं। सपोज इनकी 100 में से 10% इन्होंने ले लिया, तो इनके पास आया ही कितना? 90। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं कि दे हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट, इंश्योर द प्रोडक्ट, सेव द प्रोडक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड मेकिंग दैट प्रोडक्ट अवेलेबल टू द अल्टीमेट कस्टमर। ठीक है, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज कुछ पैसा इसके लिए नहीं लेते? बिल्कुल लेते हैं। मैंने बोला ना, अमूल कितना ले लेता है? 15 से 20% ले लेता है ना। 80% क्या करता है? 80% क्या करता है? बांट देता है। किसको? फार्मर्स को। तो दोज कोऑपरेटिव सोसाइटीज विच आर बीइंग फाउंड बाय द मेंबर्स टू अवॉइड देयर एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम मीडिएटर्स, बिकॉज जब मीडिएटर्स के थ्रू आप कोई भी चीज क्या करते हो, मीडिएटर्स के थ्रू आप कोई भी चीज कस्टमर तक पहुंचाते हो, तो वो ड्यूअल कमीशन खाता है। आपसे भी कमीशन लेगा, कस्टमर से भी कमीशन लेगा। कस्टमर को वो ये बोलेगा ठीक है हम प्रोडक्ट आपको पहुंचाते हैं, तो एक काम करो आप हमसे ही लो प्रोडक्ट, हमें कमीशन दो इस पे, और आपसे भी वो कमीशन लेगा। तो आपका तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब उसी एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर ली। अब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैकेनिज्म होगा कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा, किस तरीके से पैकेजिंग होगी, लेवलिंग होगी, किस तरीके से आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स वर्क करेंगे। सर फंडिंग का सेम मैनर वही है। जो भी आपके मेंबर्स होंगे वो अपनी सेविंग्स उठा करके कहाँ करेंगे? फंड बनाएंगे। वो फंड क्या किया जाएगा? वही फंड यूज किया जाएगा आपको सारी की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। और जब आपको प्रॉफिट होगा, अब सपोज आपने यहां से प्रॉफिट कमाया, आपने प्रॉफिट कमाया, अब वो प्रॉफिट क्या करेंगे? आप प्रॉफिट का उसका कुछ हिस्सा आप फंड में दे देंगे, तो वो हो गई आपकी फंड की एक्स्ट्रा इनकम। और वही एक्स्ट्रा इनकम क्या की जाएगी? इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। सर शॉर्ट में कहें तो सिर्फ इतना सा काम होता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स का कि वो सोसाइटी सिर्फ क्या करती है, आपको सारी की सारी मार्केटिंग टैक्टिक्स से फुलफिल कर देती है और आपको इस लायक बना देती है कि अब कोई भी मीडिएटर जो है वो आपका एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके, नाइदर इन फाइनेंशियल नेचर नॉर नॉन फाइनेंशियल नेचर। सर ये ऑब्जेक्टिव हो गया, फंडिंग हो गया। क्या सर इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं? हाँ हैं। मिल्क कोऑपरेटिव्स काम करते हैं कहां पर? मिल्क कोऑपरेटिव्स काम करते हैं गुजरात में। हैंडलूम कोऑपरेटिव्स काम करते हैं, कॉटन कोऑपरेटिव्स काम करते हैं, कॉटन मैन्युफैक्चरिंग है, जहां पर कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उनकी अपनी सहकारिताएं हैं, अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो उनके सारे के सारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक लेके जाते हैं। तो ये थी आपकी मार्केटिंग सोसाइटी कोऑपरेटिव्स, जिनका काम है आपको सारी की सारी मार्केटिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, एडवर्टाइजिंग हो सकता है प्रमोशन के फॉर्म में, या फिर आपकी पैकेजिंग, लेबलिंग, ग्रेडिंग, ब्रांडिंग, सब कुछ आ जाता है, इंश्योरेंस। और क्या करते हैं
उसके रिटर्न में वो आपसे कुछ पैसा लेते हैं जो उनके फंड की एक्स्ट्रा इनकम होती है। सर उनका फंड जो होता है उनके मेंबर्स के थ्रू बनाया जाता है। जो मेंबर्स बिजनेस करते हैं वही कुछ फंड क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे देते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज उस फंड का यूज करके देन आफ्टर आपको वही चीजें सर्कुलेट करते रहते हैं। तो हाउसिंग, क्रेडिट, फार्मिंग, मार्केटिंग। फिफ्थ वन इज कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव्स, और सिक्स्थ है आपकी प्रोड्यूसर्स। एक समझाऊंगा, एक अपने आप समझ जाओगे, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स। चलिए दो बस्ती हैं। यही वीडियो मेरा इस चैप्टर का सबसे बड़ा होगा, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मैं इसके दो वीडियो स्प्लिट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको एक ही वीडियो में सारा का सारा समझाने की कोशिश की है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स। जो मेन होती है ना, जो बड़े कॉन्सेप्ट है उसमें तीन है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और क्रेडिट। फार्मिंग वगैरह में तो आप सिंपल सा मैं नोट्स दे दूंगा, आप देख लेना। चलिए कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव बात करते हैं। आजकल आपको पता है कोई भी जो प्रोडक्ट होता है, कोई सोप जो आपको 15 रुपीज़ में मैन्युफैक्चर हुआ, वो सोप आपको आते आते 30 रुपीज़ का हो जाता है। मीन्स मैन्युफैक्चर आपसे 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले रहा है। अब उसकी तो इसी में पैकेजिंग कॉस्ट भी है, लेबलिंग कॉस्ट भी है, प्रमोशन भी है, मतलब एडवर्टाइज और मीडिएटिंग कॉस्ट भी है। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का? स्मॉल कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन जो मीडिएटर्स करते हैं। आप किसी भी प्रोविजन स्टोर से क्या करोगे, अगर कोई भी चीज़ परचेज करने जाओगे तो वो क्या आपको डिस्काउंट देगा? वो डिस्काउंट नहीं देगा। क्यों? आप बल्क क्वांटिटी में तो लोगे नहीं। आप कोई भी चीज़ कितनी लोगे? आप कोई भी चीज़ उतनी ही तो लोगे जितनी आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है, जितना आपका डेली का कंजम्पशन है। इससे ज़्यादा तो आप ले ही नहीं सकते। इससे ज़्यादा आप लेंगे भी क्यों? आप अननेसेसरी स्टॉक तो करेंगे नहीं। वो चीज़ जो आपका मीडिएटर्स आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको रोकने के लिए मैकेनिज्म है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव्स का। यहाँ पर क्या करते हैं, स्मॉल कंज्यूमर्स हैविंग ए मॉडरेट लेवल ऑफ इनकम फॉर्म्स ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। सपोज 200 मेंबर्स ने मिलकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया और वहां पर क्या किया, उन्होंने अपना कॉर्पस या फंड बनाया। यही मेंबर्स क्या करेंगे, अपनी सेविंग्स जो होंगी वो इस कॉर्पस में डिपॉजिट करेंगे। अब वो मंथली बेसिस पे हो सकता है, डेली बेसिस पे हो सकता है, वीकली बेसिस पे हो सकता है, 15 डेज में हो सकता है, ठीक है। तो वो मेंबर्स अब क्या करेंगे, यहां पर करेंगे। और इस फंड को जो यूज किया जाएगा वो क्यों यूज किया जाएगा? टू परचेज प्रोडक्ट्स इन बल्क क्वांटिटी। ये यहां पर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, जिसके लिरिल, सिंथॉल, वाइल्डस्टोन, सर्फ एक्सल। अब क्या है, सपोज अगर आप अकेले अपनी फैमिली के लिए लेने जाते हो तो आप कितना सारा लेते हो? 1 kg मैक्सिमम। यहां पर क्या करेगी, ये सोसाइटी फंड आया और ये HUL से लेगी बल्क में प्रोडक्ट्स इन ह्यूज क्वांटिटी। क्या करेगी, HUL से बहुत बड़ी क्वांटिटी मिलेगा। अब ध्यान से सुनना, जो काम आपका मीडिएटर करता था, मतलब होलसेलर या रिटेलर, अब वो काम ये नहीं कर रहा। अब वो काम आपकी अपॉइंटिंग कमेटी कर रही है। जो आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, उसकी जो मैनेजिंग कमेटी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने मिलकर अपॉइंट की होगी, अब वो अपने मेंबर्स के फंड पे उनके बिहाफ पे क्या करेगी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से बहुत सारा प्रोडक्ट परचेज करेगी। उसमें सोप होगा, डिटर्जेंट होगा, शैम्पू, कंडीशनर एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। उसने परचेज किया। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड आपको क्या करेगा, डिस्काउंट दे देगा। क्योंकि अब वहां से आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए की शॉपिंग करोगे तो आपको क्या करेगा, उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शन में डिस्काउंट दे देगा। अगर आप इंडिविजुअल यूनिट परचेज करते हो तो आपको वो क्यों डिस्काउंट देगा? अगर आप अब ये 100 मेंबर्स अलग, 200 मेंबर्स अलग अलग जाते, 200 मेंबर्स अलग अलग जाते तो क्या होता, 200 मेंबर्स अलग अलग जाते तो उनको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता। लेकिन अब ये जो कमेटी पूरा का पूरा क्या करेगी, बल्क परचेज करेगी और फिर ये क्या करेगी, अपने मेंबर्स को
सेल करेगी। अब सपोज जो चीज़ आपको 35 रुपीज़ में मिलती थी अब वो आपको मिलेगी 30 रुपीज़ में। ये पैसा क्या होगा, यही पैसा आएगा फंड के पास, ये पैसा फंड के पास चल करके वापस आएगा, वही बोला जाएगा आपकी एक्स्ट्रा इनकम। तो सर ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रोवाइड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्मॉल कस्टमर्स फ्रॉम द मीडिएटर्स who are charging relatively higher cost for acquisition of goods and services being provided by the manufacturers। तो ये काम करती हैं आपकी consumers cooperative societies being found by the small members having a moderate level of income who used to save their money as per the agreed basis। हो सकता है आप वो मंथली बेस पे कर रहे हो, क्वार्टरली बेस पे कर रहे हो, डेली सेविंग्स कर रहे हो, आप किसी की इनकम कम है तो वो डेली सेविंग्स पे कर रहा होगा, और उसी पर्पस पे वो क्या कर रहे हैं, उसी पर्पस को यूज करते हैं बल्क प्रोडक्ट खरीदने में। फिर जो भी आपको मैन्युफैक्चरर होता है वो डायरेक्ट क्या करता है, डिस्काउंट दे देता है। अब वो स्टॉक्स आपके सोसाइटी के पास है, अब वही स्टॉक्स क्या करेंगे, आप अपने मेंबर्स को सेल करेंगे, और जो मेंबर से कॉस्ट चार्ज होगी वो मीडिएटर्स की कॉस्ट से कम चार्ज होगी। अब जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो वो रेवेन्यू कहाँ आ जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के फंड में। तो जो भी एक्स्ट्रा इनकम होगी, जो भी एक्स्ट्रा इनकम होगी वो अपने मेंबर्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, वो अपने मेंबर्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये है आपका कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज वेयर विच इज फॉर्म टू अवॉइड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स फ्रॉम मीडिएटिंग कॉस्ट, अवॉइड द मीडिएटिंग कॉस्ट बाय परचेजिंग द क्वांटिटीज इन बल्क स्टोरेज and providing them at relatively lower prices to its members, the extra income being added to the fund of the consumer cooperative societies and that is being distributed to the members as per the agreed ratio while the time of forming that consumer cooperatives। ऐसा ही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहां पर ये जो कंज्यूमर्स की जगह सिर्फ प्रोड्यूसर्स लगा दो, यहां पर प्रोडक्ट्स नहीं आते, यहां पर प्रोडक्ट्स नहीं आते, यहां पर जो मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे पहली चीज तो कस्टमर्स नहीं होते, वो होते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर्स। आपको पता है हमारे यहाँ MSME एक्ट है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज एक्ट। MSME में भी आपको 5 लाख रुपए का असिस्टेंस दे रही है गवर्नमेंट, बट द गवर्नमेंट एट द सेम टाइम इज ऑल्सो डिमांडिंग कोलेटरल सिक्योरिटी। अब एक बात बताओ, किसी को 5 लाख का लोन चाहिए है और आप उससे एक तरफ तो कह रहे हो कि आप स्टार्टअप लो, हम आपके साथ में, फिर आप कह रहे हो कोलेटरल प्रोवाइड करो। अब अगर उसके पास कोलेटरल ही होता तो वो आपके पास क्यों आता 5 लाख का लोन लेने के लिए? तो ये तो एक्चुअल सिनेरियो है। बात क्या होती है कि जो स्मॉल, देखो जो बड़ी कंपनीज हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जैसे लार्सन एंड ट्यूब्रो है, लार्सन एंड ट्यूब्रो है, ठीक है, मेडिकल में बात कर लो, ग्लैक्सो स्मिथ क्लीन है, कैडिला है, जाइडस है ना, सन फार्मा है। तो इनके लिए तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाना और रॉ मटेरियल एक्वायर करना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, अब सपोज कोई छोटा सा भारतीय उद्योग है और भारतीय उद्योग को क्या करता है, वो कॉटन की टी शर्ट्स बनाता है, तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए, उसको रॉ मटेरियल चाहिए कॉटन टी शर्ट्स बनाने के लिए। अब वो बेचारा कितना खरीद सकता है, जितनी उसकी औकात होगी, जितना फाइनेंशियली कैपेबल होगा। तो जो वो ये रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स हैं, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइडर है जो आपको क्या करता है, कॉटन के प्रोवाइड करा, कॉटन शीट्स प्रोवाइड कराता है। अब जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनके लिए जो कॉस्ट आती है वो हाई आती है, जो कॉस्ट आती है वो काफ़ी हाई रहती है, ठीक है। और जब ये कस्टमर को सेल करते हैं तो जो मार्जिन है वो सफिशिएंट नहीं होता, जो मार्जिन है वो सफिशिएंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको कॉस्ट कवर करनी है, उसके बाद ही तो आप क्या करते हो, रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब जितनी ज़्यादा कॉस्ट होगी, रेवेन्यू 100 का है, कॉस्ट 95 है, तो प्रॉफिट ही 5 रुपये। तो होता क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन फॉर्म करता है, कुछ मीटिंग कर ली कि ठीक है 50 स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, 50 स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन्होंने क्या किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करी।
अपनी सेविंग्स होंगी, उससे ये क्या करेंगे, अपना फंडिंग कर लेंगे। अब क्या करेंगे, सब लोग मिलके जाएंगे इसके पास जो कॉटन प्रोवाइड कर रहा था। सपोज अगर यहाँ पे क्वांटिटी थी 100 यूनिट्स की, अब ये जाकर के खरीदेंगे उससे 50,000 यूनिट्स, तो अब जो कॉस्ट ये आएगी वो लोअर हो जाएगी, लोअर कॉस्ट। यहां पर यही चीज है कि आप अकेले लेने जाते थे, अकेले आपको क्या था कि इतनी ज्यादा कॉस्ट कम नहीं करता था, वो डिस्काउंट ही नहीं देता था। अब वो आपको डिस्काउंट भी दे देगा, अब कहेगा ऐसा है 50 लोग आ गए। तो जो आपको अभी तक लार्ज मैन्युफैक्चरर स्वालो कर लेते थे, निगल रहे थे आपका काम कि ठीक है आप जाओ, आपको डुबो ही देंगे हम, मिलेगा ही नहीं आपको। जब क्या होगा, जब आपको रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा, आप कोई सप्लाई दे ही नहीं पाओगे और आपका रेवेन्यू भी नील होता जाएगा। उस केस में क्या होगा कि अब ये 50 स्मॉल मेंबर्स जो हैं, उन्होंने रॉ मटेरियल से लिया, अब ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग करके कहाँ करेंगे, कस्टमर्स को सेल करेंगे, कस्टमर्स को सेल करेंगे। अब सेल से इनको जो रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा उसका एक पार्ट, अब इन्होंने बोला होगा कि ठीक है हम इतने परसेंट पे, आप इतने परसेंट जो होगा वो हम क्या करेंगे, अपने रेवेन्यू का फंड में देंगे। तो वही पार्ट जो होगा फंड में आएगा एक्स्ट्रा इनकम के बेस पे, क्योंकि अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये किसी और की तो मदद कर नहीं सकती। कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ किसकी हेल्प करेगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्प करेगी अपने मेंबर्स की। यहाँ पर इसके मेंबर कौन है, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स या स्मॉल बिजनेसमैन, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे, सारा का सारा जो उन्होंने एक्वायर किया था वो उठाएंगे, फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे और कस्टमर को बेचेंगे। वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जगह एक पार्ट जो होगा वो फंड को देंगे, एक्स्ट्रा इनकम जो होगी, और वो जो एक्स्ट्रा इनकम होगी वो भी कैपिटलाइज कर ली जाएगी, कैपिटलाइज फॉर फर्दर कोर्स, फर्दर फंडिंग। जो भी एक्स्ट्रा इनकम होगी फंडिंग के लिए एक्वायर कर ली जाएगी। तो चलिए शॉर्ट में बात करते हैं। अ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बीइंग फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हु in combination tends to purchase the raw material from the raw material providers at a huge quantity as compared to individual acquisition, and using that raw material for the production process and generating the revenue by selling those finished product to the customers. However, they arrange funds by their own savings, own income methods, own deposits, and using that particular funding for the raw material acquisition. छोटे छोटे लोगों ने मिलकर एक अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म की जो प्रोड्यूसिंग का काम करते हैं। छोटे छोटे लोग हैं, कोई कॉटन टी शर्ट्स बनाता है, कोई दोना पत्तल बनाता है, जो थर्माकोल की आप देखते हो शीट्स आते हैं, थाली आती हैं हम जहाँ पे खाते हैं कभी भी, तो वो चीज़ काम कर रहे हैं। वो रॉ मटेरियल लेकर के आएंगे, आपस में काम करेंगे, काम करके वो चीज़ें कस्टमर्स को सेल करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, बिकॉज जो भी आपके बड़े एमएनसीज हैं या जो भी आपके लीडिंग कॉर्पोरेशंस काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को सॉलो कर रहे हैं इनडायरेक्टली। एक तो होता है कि इंसान से लड़ झगड़ के उसको ख़त्म कर दिया, एक होता है कि गुजराती का दिमाग मतलब पैसे से ही खा जाओ। तो वही चीज़ है, ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको बड़े लोगों के कहर से बचाने के लिए। आप बल्क में चीज़ें खरीद करके लाओगे, आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इन दैट केस जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, उस प्रोडक्शन को फिर मैकेनाइज करते रहेंगे, आपका इकोसिस्टम फॉर्म होगा और जो रेवेन्यू होगा उससे एक्स्ट्रा इनकम आप आपस में ले आएंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैंने सिंपल सा बताया था कि सारे लोग मिलकर एक एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं, रजिस्ट्रार को जाकर के जमा करते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हर स्टेट में होता है। फिर रजिस्ट्रार क्या करता है, एक फॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करता है जो आता है वैलिडेट करता है सारे के सारे क्लॉजेस। फिर फॉर्मेशन ऑफिसर जितने मेंबर्स मिलके आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर रहे हैं, वो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी 6 में से कोई सी भी हो सकती है, हाउसिंग, क्रेडिट, फार्मिंग, मार्केटिंग, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर। फिर वो आपसे पूछेगा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बना रहे हो। वो तो ऑब्जेक्टिव ही आपका पता चल जाएगा क्यों है, आपकी फंडिंग किस तरीके से होगी, आप किस रेशियो में अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इन केस अगर कोई लीगल कन्फ्लिक्ट होता है तो आप आर्बिट्रेशन के थ्रू उसको सॉल्व करना चाहोगे, या फिर आप क्या करोगे,
उसको कोर्ट में लेकर के जाओगे लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए। उसके बाद वो अपनी क्या होती है, जो फाइनल रिपोर्ट होता है वो उठा करके रजिस्ट्रार को सबमिट करता है। रजिस्ट्रार वेरीफाई करने के बाद क्या करता है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है। रजिस्ट्रार के इनकॉर्पोरेशन करते ही आपकी और आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी लीगल एंटिटी के फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे ही आपकी एक सोसाइटी रजिस्टर हुई, सोसाइटी और उसके मेंबर्स दोनों को सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। वंस इट गॉट रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, देन आफ्टर क्या करेंगे, आप अपने पर्सनल मोटिव के लिए उस फंड को यूज़ नहीं कर सकते हो। वो फंड यूज़ किया जाएगा आपके किसी भी 6 ऑब्जेक्टिव के लिए। जो भी आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी वो ट्रेजरी ऑफिस में जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ट्रेजरी में जाएगा, और जो भी आपने एग्री किया होगा अपने सब्सक्रिप्शन क्लॉज पे, आपको इनकम में उसी तरीके से मिल जाता है। बहुत अच्छा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सिंपल सा है। किसी भी स्टेट के लॉ होगा या तो उसका 4 लॉज हैं, 4 स्टेट के अपने स्पेसिफाइड एक्ट हैं, और वैसे तो पूरे इंडिया में इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 प्रिवेल करता है। इस तरीके से ये है आपका पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिसमें हाउसिंग, क्रेडिट, फार्मिंग, मार्केटिंग, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स। हाउसिंग में सारे मेंबर्स मिलके सोसाइटी फॉर्म करते हैं हाउस कंस्ट्रक्ट के लिए। क्रेडिट में आपका एक्सप्लॉयटेशन रोकने के लिए एक सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं कि ठीक है, पैसा यहाँ जमा करो, जब भी ज़रूरत हो यहाँ से लो, यहीं जमा करो। आपने इसका एक सोचा भी होगा, एक बहुत रेलिवेंट करंट यूज टर्म है, बीसी डाल देते हैं हम लोग। 10 लोगों ने मिलकर बीसी डाल दी, फिर उसकी एक बिडिंग लगाते हैं, और बिडिंग का जो मार्जिन होता है वही एक्स्ट्रा इनकम होती है। जिसको ज़रूरत होती है वो ले लेता है, वो कहता है मैं इतने टाइम के बाद वापस करूँगा। फिर फार्मिंग जैसे इफको, क्रिप्को, तो फार्मर्स के लिए है। मार्केटिंग सोसाइटीज़ आपके हिंड्रेंसेस को अवॉइड कर रही है, आपका एक्सप्लॉयटेशन जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह है उसको कंट्रोल करती है। फंडिंग और एक्स्ट्रा इनकम मैंने बता दिया है। बहुत से वीडियोस में क्या होता है, टीचर आपको सिर्फ उतना बता देता है जो मीनिंग है। मैंने आपको पूरा ही बताया कि क्यों कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करता है और क्यों कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को आना चाहिए। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। स्मॉल कंज्यूमर्स, स्मॉल प्रोड्यूसर्स मिलकर के फॉर्म करते हैं। कंज्यूमर में सिर्फ ये होता है कि बल्क क्वांटिटी में सिक्योरिटी, जो सोसाइटी का फंडिंग है वो जाकर के आपकी कमेटी क्या करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर लेगी, और वो गुड्स आपको फिर क्या करेंगे, मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, खरीदते हैं मेंबर्स, वो रेवेन्यू फिर आपस में बांट लेते हो आप। और प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है, स्मॉल मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर्स, स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट्स मिल करके एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं। रॉ मटेरियल प्रोवाइड से बल्क में रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर उसी को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके कस्टमर्स को बेचते हैं। कस्टमर्स से जो रेवेन्यू आता है उसका एक पार्ट छोटा सा सोसाइटी के फंड को एक्स्ट्रा इनकम के रूप में दिया जाता है, जो कि फर्दर कैपिटलाइज होता रहता है सोसाइटी की वर्किंग के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद हमारा टॉपिक, लास्ट टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, मेरिट्स, डीमेरिट्स, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंपनी, स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो मिलते हैं उस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक में, उसके बाद आप मेरे को लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हो फॉर एनी फर्दर डाउट। हैव अ गुड डे।